गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आराम से अपने एग्जाम की तैयारी कर लोगे। देखो सितंबर में आपके एग्जाम होते हैं, आप सबको पता होगा। तो इस बार भी आपके एग्जाम जरूर होंगे और वो कैसे होंगे वो आपको आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए बच्चों आपको जितना भी काम करवाया गया, देखो आपके एसएसटी में जितने भी चैप्टर मैंने आज तक करवाए हैं वो और एक दो और करवाऊंगी आगे वो, तो बच्चों आपको वो सारे के सारे लर्न कर लेने हैं बहुत अच्छे से। बुक वर्क, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है बुक में से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं, ओनली जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं। उसके बाद बच्चों आपको बुक के बीच से जो लेसन मैं पढ़ाती हूँ उसके सारे जो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना बना के निकालते हो वो तो आप लिमिटेड निकालते हो कि 10 आपने निकाल लिए बच्चों, उसको एक बार फिर से दोबारा रिपीट करोगे, अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे। हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन डालूं वो आपने निकाले ही ना हो, है ना। तो बहुत अच्छे से एक बार दोबारा से अपने लेसन्स को रीड कर लोगे, रीड आउट कर लोगे और देखोगे कि आपने इनमें से और कौन से क्वेश्चन बन सकते थे जो आपने बनाने के लिए आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करोगे और अच्छे से इसको पढ़ोगे। सेम ऐसे ही हिंदी में बेटा आपके जो 11 चैप्टर है, 21 टोटल चैप्टर है, तो उसमें से 11 चैप्टर आप रीड आउट कर लोगे हिंदी रीडर में। और ग्रामर में जितना मैंने आज तक करवाया है क्रिया तक, ठीक है, क्रिया तक शायद लेसन 11 हो गए हैं, तो वहां तक आपका सितंबर एग्जाम में आने वाला है। एसएसटी की क्लास में बढ़ने से पहले हिंदी के पार्ट 7 के कुछ क्वेश्चन है बच्चों, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो मैं आपको करवाती हूँ। लेखक बार बार छोटे जादूगर को क्यों देखना चाहता है। लेखक बार बार छोटे जादूगर को इसलिए देखना चाहता है कि जो उसकी पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया था, क्या छोटे जादूगर ने उसका सही से उपयोग किया है। लेखक की पत्नी छोटे जादूगर की भोली भाली बातें सुनकर के और सच्ची बातें सुनकर के उसके प्रति आकर्षित हो गई। नेक्स्ट है, निर्मल धूप में सड़क के किनारे छोटे जादूगर का खेल क्यों नहीं जम रहा था। निर्मल धूप में सड़क के किनारे छोटे जादूगर का खेल इसलिए नहीं जम रहा था क्योंकि उसका मन प्रसन्न नहीं था। उसका मन उसकी माँ के जो स्वास्थ्य है उसकी तरफ ज्यादा लगा हुआ था, ठीक है। क्या देखकर लेखक की आंखों में आज से आंसू निकल पड़े। ये आपका छोटे जादूगर की माँ की मृत्यु हो चुकी थी और छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था। ये दृश्य देखकर लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब हम बढ़ते हैं अपने एसएसटी की क्लास की तरफ, ओके। न्यायपालिका, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो हमारी सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तीनों अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। न्यायपालिका की संरचना स्वतंत्र होती है, यह 3 स्तर पर कार्य करती है। उच्चतम अर्थात केंद्र स्तर, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। आज हम इन तीनों प्रकार के न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है बच्चों, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब पढ़ते हैं हम उसके जो उसमें कार्यरत रहता है उसकी योग्यता क्या है। देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता का प्रावधान किया गया है ताकि कोई एक योग्य व्यक्ति ही न्यायाधीश बन सके। अच्छा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेम ऐसे जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हमने योग्यता की थी, वैसे ही सेम इसकी योग्यता भी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक वो एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो, या फिर कम से कम 10 साल तक, देखो या तो 5 साल तक किसमें हो, न्यायाधीश रह चुका हो किसी भी उच्चतम न्यायालय में, या फिर 10 साल तक किसी भी आप न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति का जो मत है या राष्ट्रपति के जो विचार है उसके अनुसार वो एक प्रतिष्ठित विधिवेता हो। अंतिम योग्यता के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में चुन सकता है जो किसी विद्यालय का प्रोफेसर हो, या कोई प्रतिष्ठित लेखक हो, या फिर उसने कोई बहुत अच्छी सी पुस्तक लिखी हो, विधि पुस्तक लिखी हो। और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है बच्चों, वो अपने पद पर तब तक आसीन रह सकता है जब तक उसकी आयु 65 वर्ष ना हो। 65 वर्ष तक वो अपने
पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा तो नियुक्त किया जा सकता है। देखो, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन उनको हटाने का जो उनको पद से उनके पद की समाप्ति राष्ट्रपति के हाथों में नहीं है। अगर कोई न्यायाधीश कोई भी अनुचित कार्य करता है तो उसके खिलाफ संसद में महाभियोग चला करके उसको कार्यरत से उसके कार्यभार से उतारा जा सकता है। अब है क्षेत्राधिकार। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आरंभिक क्षेत्राधिकार और एक है अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में बच्चों, आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है, कुछ नए मुकदमे होते हैं जिन पे केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही उसके न्याय करने का उन पर अधिकार होता है। जैसे अगर दो राज्यों के मध्य कोई भी विवाद उठे और वो किसी भी राज्य के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो तो उस पर डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय उस पे अपना न्याय सुना सकता है। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार के मध्य वो मुकदमे आते हैं जो दीवानी मुकदमे आते हैं, आपराधिक मुकदमे आते हैं, संवैधानिक विवादों के मुकदमों से संबंधित कौन सा क्षेत्र होता है, हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। इनमें किसी आपराधिक मुकदमे की अपील सर्वोच्च न्यायालय में तभी लगाई जा सकती है जब वो निचली अदालतों से उनको उनके ऊपर कोई भी सजा सुनाई गई हो, जैसे मृत्यु दंड दे दिया गया हो या कोई भी सजा सुना दी गई हो, तो वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या क्या है? देखो, संविधान का संरक्षण करना, संविधान का बचाव करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना और सलाहकारी कार्य करना और अभिलेख न्यायालय करना। अभिलेख न्यायालय होते हैं बच्चों न्यायाधीश तथा अधिवक्ताओं के भविष्य के प्रयोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने सभी निर्णय लिपिबद्ध, मतलब एक पंक्तिबद्ध तथा प्रकाशित करवाता है। ठीक है, इन अभिलेखों में उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका राज्य न्यायपालिका या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के जो मुख्य, उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी जो न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है बच्चों, अधिकतम आयु 62 वर्ष तक है। 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और बच्चों, इसका जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय के भी दो अधिकार हैं, एक तो आरंभिक क्षेत्राधिकार और एक अपीलीय क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों, तलाक, विवाह, वसीयत आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। अब है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है, जो उसके अधीन जो न्यायालय आते हैं उच्च न्यायालय के, उसमें जिला न्यायालय तथा जिले के अन्य निम्न न्यायालय जैसे तहसील सम्मिलित हैं। अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो जिला न्यायालय और एक अन्य न्यायालय। जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश है बच्चों, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश के पद पर कोई भी न्यायाधीश तभी आसीन रह सकता है जब वह 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या फिर राज्य सरकार की किसी भी न्यायिक सेवा का अधिकारी रह चुका हो। उसके कार्य क्या है बच्चों? देखो, किसी भी जिले का जो न्यायपालिका का जो संपूर्ण प्रभार है वो जिला न्यायाधीश के हाथों में होता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीश जो होता है बच्चों, वो सत्र न्यायाधीश व दीवानी न्यायाधीश भी उसको कहते हैं। वो सत्र न्यायाधीश है वो कब होता है? जब वो आपराधिक मुकदमे सुनता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो आपराधिक मुकदमों की सुनवाई है वो जिला न्यायालय में होती है और उसके भी सत्र न्यायाधीश के सामने। और जो दीवानी मुकदमे हैं, जब वो दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता है तब वो कौन सा न्यायाधीश होता है? दीवानी न्यायाधीश होता है। अब बच्चों, लोक अदालत। देखो, हमारे भारत में बहुत सारी अदालतें हैं, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है और छोटी मोटी अदालतें हैं। वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे जैसे जो बड़े बड़े न्यायालय हैं, वहां पे कोई भी आपराधिक मामला है, कोई भी सुनवाई, किसी भी केस की सुनवाई काफी लंबे वर्षों तक चलती रहती है। और जहां पे और उनमें से बहुत सारे मामले ऐसे हैं बच्चों जिनका तुरंत निपटारा किया जा सकता है। और तुरंत निपटारा करने के लिए भारत में लोक अदालत है उसका गठन किया गया है। उसमें क्या है, अगर आपके आपसी छोटे मोटे झगड़े हैं तो वो वहां पे ही जल्दी से सुलझाए जा सकते हैं और उनको तुरंत निर्णय उन पर लिया जा सकता है।
जैसे अगर किसी का आपसी गली में कोई भी अगर छोटी मोटी लड़ाई हो गई है और वो पुलिस के पास जाते हैं तो उसको डायरेक्ट अदालत में नहीं भेजा जाता, उसको लोक अदालत में भेजा जाता है और वहां पर उनके मुकदमे की सुनवाई होती है और उनको आपसी सलाह से उनकी सुलह करवा दी जाती है। तो बच्चों इसको हम कहते हैं लोक अदालत। अब है न्यायपालिका की प्रक्रिया। सामान्यतः कोई मुकदमा निम्न न्यायालय में से प्रारंभ होता है तथा अपील के माध्यम से ही उच्च न्यायालय में जाता है। यद्यपि मौलिक अधिकारों के हनन या संविधान की विवेचना से संवैधानिक जो संबंधित मुकदमे हैं बच्चों वो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। अब मुकदमों के प्रकार है बच्चों, एक तो दीवानी मुकदमे होते हैं और एक फौजदारी मुकदमे होते हैं। जो दीवानी मुकदमे होते हैं बच्चों वो नागरिक की नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित होते हैं, और जबकि जो फौजदारी मुकदमे होते हैं जिनको हम आपराधिक मुकदमे भी कहते हैं वो होते हैं हमारे आपराधिक मुकदमों से संबंधित होते हैं। देखो दीवानी और आपराधिक मुकदमों के मध्य अंतर क्या होता है, एक ही मैं एग्जांपल आपको दूंगी, बाकी आपकी सारी बुक में दिए हुए हैं, आप उनमें से आप पढ़ सकते हो और उनमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, उनमें से आप फाइंड कर सकते हो। इसमें छोटी सी एक स्टोरी भी दी हुई है और वो भी आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको ये स्टोरी, और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकारों के विरुद्ध किया गया कोई भी काम दीवानी मुकदमा कहलाता है। क्या है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकारों के विरुद्ध किया गया कोई भी काम क्या कौन सा मुकदमा कहलाता है, दीवानी मुकदमा कहलाता है। जबकि समाज के विरुद्ध किया गया, समाज के विरुद्ध क्या होता है, चोरी कर ली और डकैती कर ली या फिर किसी का मर्डर कर दिया, तो वो सारे होते हैं हमारे आपराधिक मामले। और अगर जो हमारे जो किसी भी व्यक्ति की या स्वतंत्रता की का अधिकार वो होता है जो हम कहते हैं कि भाई उसकी जमीन अपने नाम, जो आपसी जो मामले होते हैं ना बच्चों वो होते हैं हमारे दीवानी मामलों में। और जो समाज के विरुद्ध कोई भी कार्य, आपराधिक कार्य जो किया गया है उसको हम कहते हैं आपराधिक मुकदमे। अब है हमारा प्रक्रिया का औचित्य क्या रह जाता है। देखो अपील की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न स्तरों पर सम्मिलित किया गया है ताकि न्यायपालिका को पर लोगों का विश्वास बना रहे। सतर्कता करने के बावजूद भी एक न्यायाधीश गलती कर सकता है या कोई पक्ष न्याय से असंतुष्ट हो सकता है। इन स्थितियों में अपील पक्षों को न्याय प्राप्त करने का जो अवसर प्रदान करती है। निसंदेह जो है बच्चों अपील की व्यवस्था एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु न्याय के लिए यह आवश्यक है क्योंकि न्याय सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि पक्षों द्वारा अनुभव भी किया जाना चाहिए। अब इसमें बच्चों एक प्रकरण अध्ययन है जिसमें जिला न्यायालय का निर्णय और उच्च न्यायालय का निर्णय है और कुछ इसमें बताया गया है, उसको बच्चों आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। बच्चों पुलिस का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर किसी हमें हमारी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य है कोई भी उनमें कानून बनाए रखने के लिए, अपराध से बचाए रखने के लिए, अगर दूसरे व्यक्तियों से सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें पुलिस की जरूरत होती है। तो पुलिस की एक अहम भूमिका है हमारे जीवन में। इन कार्यों के कारण जो पुलिस जो है बच्चों अपने जो कार्य उनसे बचाव जो हमारी करते, सुरक्षा जो हमारी करते, उनके कारण पुलिस का जो संगठन है बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है तथा अधिकांश पुलिस लोगों के साथ कठोर व्यवहार तो करती है, परंतु उनमें भी उनको जब कोई भी व्यक्ति अगर उनकी बातें नहीं मानता है तो कई बार पुलिस को कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। किस लिए, देश में सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो बच्चों आपको भी अपने देशवासियों, देश में जितने भी पुलिस वाले हैं उनका सम्मान करना चाहिए। और जो किसी भी राज्य में जो पुलिस का जो संगठन का मुख्य होता है बच्चों वो पुलिस महानिदेशक होता है जिसको हम डीजी कहते हैं, और पुलिस महानिरीक्षक होता है जिसको आईजी कहते हैं। एक राज्य क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्रत्येक सीमा में अनेक जिले सम्मिलित होते हैं। इन जिलों का जो मुख्य उप पुलिस महानिरीक्षक होता है बच्चों उसको डीआईजी कहते हैं। क्या होता है, उप पुलिस महानिरीक्षक, उसको कहते हैं डीआईजी। अब जिला का मुख्य पुलिस अधीक्षक होता है वो एसपी होता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्य होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं हम एसपी, मतलब पुलिस अधीक्षक। और एक जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, बड़ा जिला होता है, उसको हम कहते हैं पुलिस आयुक्त, मतलब सीपी, इसके अंतर्गत आता है। अब है बच्चों हमारे एक और टॉपिक रह गया हमारा
FIR, जैसे जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं FIR। देखो FIR जो होती है बच्चों, उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट वह सूचना होती है उसको जिसे पुलिस अधिकारी किसी भी अपराध के घटित होने पर प्राप्त करता है। अगर किसी के आस पड़ोस में कोई भी लड़ाई होती है और आप पुलिस में जाते हो और वो FIR दर्ज करवाते हो जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हुई है, और वो पुलिस वाला उसको नोट करता है, वो आपकी कहलाती है प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब उस पर जो पुलिस वाला जो कार्य करता है और उसके ऊपर जो भी एक्शन लेता है वो आगे की कार्रवाई होती है। अब वहां से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो आपके पास FIR आई है वो आपराधिक है, दीवानी मामले है, दीवानी मुकदमा है। देखिए, कोई व्यक्ति जब पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि वह इसे दर्ज करे, चाहे वो कैसी भी रिपोर्ट क्यों ना हो, चाहे छोटी मोटी क्यों ना हो। पुलिस का सबसे पहला हक बनता है कि वो उसको, आपकी जो रिपोर्ट आप लिखवा रहे हो उसको दर्ज करें। अब वास्तव में पुलिस किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस का यह कार्य होता है, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस का क्या काम होता है, वह घटना की छानबीन करेगी, जो उसके भी जो सबूत है उनको इकट्ठा करेगी, उससे संबंधित लोगों से पूछताछ करेगी, यदि आवश्यक हो तो जो आपराधिक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उसके जो सामने जो आसपास छोटे न्यायालय है उनके समक्ष न्यायाधीश के सामने उनको पेश करेगी। किसको? अपराधी को। तो बच्चों, जो ये प्रक्रिया होती है वो साधारण सी प्रक्रिया होती है, किंतु देखो पुलिस तथा न्यायालय के मध्य संबंध क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। पुलिस संगठन कार्यालय को तथा न्यायालय न्यायपालिका को प्रस्तुत करता है। देखो, पुलिस जो संगठन है वो कार्यपालिका को और न्यायालय जो है न्यायपालिका को प्रस्तुत करता है। दोनों एक दूसरे के समन्वय से कार्य करते हैं ताकि न्याय जो है वो सुचारू रूप से चल सके। अब एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्न जानकारियां जो होती है वो एक बार सम्मिलित होती है। इसमें आपके टॉपिक में दोबारा से आ गए, मैं बता देती हूँ। यह शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर सहित दर्ज एक लिखित शिकायत होती है। इसमें दिनांक, समय, घटना स्थल तथा घटना का विस्तार पूर्वक विवरण सम्मिलित होना चाहिए। यदि कोई शिकायतकर्ता अशिक्षित है तो वह पुलिस अधिकारी को घटना बयां कर सकता है, और जो स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखेगा, कौन लिखेगा? पुलिस अधीक्षक। यह प्रत्येक शिकायतकर्ता का अधिकार है कि वह पुलिस अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर सहित बिना किसी मूल्य के प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। अब है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक एक सरकारी अधिकारी होता है बच्चों, जिसका प्राथमिक कर्तव्य होता है कि न्यायालय में मुकदमा दायर करे, न्यायालय के समक्ष जो घटना को प्रस्तुत करे तथा अभिव्यक्ति की पैरवी करे, मतलब उस पर सुनवाई करे। वह सरकार की ओर से कार्य करता है। कौन? लोक अभियोजक। मान लो अगर आप ने कोई भी, आपके खिलाफ कोई भी केस दर्ज होता है और आपका कोई भी वकील नहीं है, तो लोक अभियोजक जो है वो सरकारी वकील, जिसको कहते हैं ना कि सरकारी वकील बनकर के केस लड़ा, वो सरकारी वकील है। तो वो सरकारी वकील होता है, वो आपके केस की सुनवाई करता है। लोक अभियोजक न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मुकदमे का अपराधी के विरुद्ध होना काफी हद तक उस पर निर्भर करता है। यह उसका प्रथम कर्तव्य है कि वह हर प्रकार के सबूत जो अभियुक्त के पक्ष में या विपक्ष में हो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, ताकि न्याय दिया जा सके। बच्चों, इसी के साथ ही आपका जो सिविक्स का जो सिलेबस है, जो ऐसे 1 में आएगा आपका, वो कंप्लीट हो गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेसन को दोबारा, बहुत इजी चैप्टर है ये, इसलिए मैंने थोड़े से ही टॉपिक इसके उठाए हैं जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा मुझे आपको बताना चाहिए। अदरवाइज इसको पढ़ने से ही आपको ये आसान है, पढ़ने से ही आपको आ जाना चाहिए था। अब आपको करना है सेम वही 10 क्वेश्चंस आपके हर पेज से निकालने हैं। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो ऐसे 1 की, तो आप और भी ज्यादा क्वेश्चन आप इसके निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसका बच्चों बुक वर्क करना, देखो इसका बुक वर्क में क्या है।
इसका बुक वर्क आप जरूर करोगे, जो इसमें बुक वर्क में किया हुआ है। और जो आपका है निम्न सब प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, ये भी आपको जरूर करने होते हैं बच्चों। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो भी आपको जरूर करने होते हैं। और इनके अलावा आप 10 क्वेश्चन आप निकालते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।